नाउ मूविंग अहेड इन चैप्टर 5, अब हम 5B को देखते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे थियरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, जहाँ पे हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट स्ट्रैटिफिकेशन को देखेंगे, मार्क्सिस्ट स्ट्रैटिफिकेशन को देखेंगे, वेबेरियन स्ट्रैटिफिकेशन को देखेंगे, मतलब इनकी थियरीज देखेंगे स्ट्रैटिफिकेशन की। अब तुम ये सोच रहे हो कि भाई स्ट्रैटिफिकेशन तो बता दे क्या होता है। देखो, मैंने कहा कि एक अपर क्लास है, ठीक है, एक अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास है और एक लोअर क्लास है। मैंने क्या किया, मैंने सोसाइटी को तीन स्ट्रैटा में, या फिर तीन स्ट्रैटा का मतलब क्या होता है, स्ट्रैटा अबे ज्योग्राफी में तो पढ़ा होगा ना स्ट्रैटा। तो स्ट्रैटा का मतलब क्या होता है, लेयर, है ना। तो जब मैंने समाज को क्या किया, सोसाइटी को तीन लेयर में तोड़ दिया, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होगा, हम सोसाइटी को वेरियस लेयर्स में क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, ताकि हम उन्हें और डीपली पढ़ सकें और हर स्ट्रैटा के इंटरेस्ट को समझ सकें। ये है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन। तो ये हो जाएगा क्लास के बेसिस पे, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि वर्णा के बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन करो, तो वर्णा के बेसिस पर कैसे होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये हो गया, आप कहोगे वर्णा स्ट्रैटिफिकेशन। क्या हो जाएगा ये, वर्णा के बेसिस पे। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई और कोई स्ट्रैटिफिकेशन करो, तो मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टी के बेसिस पे, कि मतलब एक्सेस टू प्रॉपर्टी के बेसिस पे। जैसे मार्क्स कहता था, याद करो, मार्क्स कहता है इसके पास प्रॉपर्टी है वो बॉर्जुआजी है, और मार्क्स कहता है इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो वो वर्कर है, तो वो क्या होगा, प्लोरिटारियत, है ना। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, समझे। लो भाई एक टॉपिक तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट स्ट्रैटिफिकेशन, मार्क्सिस्ट स्ट्रैटिफिकेशन एंड वेबेरियन स्ट्रैटिफिकेशन। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हम समाज को कैसे लेयर्स में तोड़ सकते हैं। मैं आपको एक और बताता हूँ। आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी वर्टिकल भी है, मतलब ये वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन है। स्ट्रैटिफिकेशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ जेंडर बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन करो, तो आप मेल के नीचे फीमेल नहीं लिख सकते ना, इक्वल लिखोगे, मेल फीमेल एंड अदर्स, ऐसे करके स्ट्रैटिफिकेशन की सब बराबर है। मैं कहूँगा धर्म के बेसिस पे करो, क्या बोलोगे, हिंदू ऊपर है, फिर मुस्लिम है, फिर सिख है, नहीं ना। आप कहोगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड अदर्स, ऐसे करके आप बना दोगे। तो देख रहे हो यहाँ पे हायरार्की नहीं है, यहाँ पे हायरार्की है। तो इसलिए स्ट्रैटिफिकेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि हायरार्की हो। अब तुम बोलोगे कि भाई मैंने इतना ज्ञान क्यों दे दिया तुमको, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। देखो क्या लिखा है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू स्ट्रक्चर्ड एंड हायरार्किकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू लेयर्स और स्ट्रेटा बेस्ड अपॉन अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, पावर, प्रेस्टीज एंड अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, हायरार्किकल डिवीजन। तो स्ट्रैटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, सोसाइटी को वेरियस स्ट्रैटास में तो डिवाइड करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हायरार्किकल हो, है ना। मोस्टली द स्ट्रैटिफिकेशन इज हायरार्किकल, बट इट इज नॉट ऑलवेज हायरार्किकल, है ना, इट इज नॉट ऑलवेज हायरार्किकल। मैं आपको कहूँगा कि इंडिया की जियो स्पेशल वो करो स्ट्रैटिफिकेशन, तो तू क्या बोलेगा कि अर्बन इंडिया, अर्बन ऊपर होगा नीचे रूरल होगा, नहीं ना। तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रैटिफिकेशन ऐसी होगी, है ना, अर्बन, रूरल एंड फिर आप ट्राइबल भी लिख सकते हो, ऐसे करके, है ना। तो ये चीज़ तो यूपीएससी इन्विजिलेटर आपको आप ऐसे इंप्रेस कर सकते हो कि सर्टिफिकेशन वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। हमारा चैप्टर का नाम है स्ट्रैटिफिकेशन। इतने बेवकूफ़ है हमारी भाई, क्या ही बनाया है। देखो यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो पढ़ना है वो यहाँ पढ़ना है, थ्योरी पहले पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आया ना। अब यहाँ पे हम चलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन की थियरीज में। चलिए आइए, सबसे पहले थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन कौन सी है, मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट स्ट्रैटिफिकेशन। तो मार्क्सिस्ट स्ट्रैटिफिकेशन क्या कहेगी, सिंपल सी बात है कि एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर कौन है, हैव्स, और नीचे कौन है, हैव नॉट्स। इसको ये कहता है बॉर्जुआ, एक को कहता है प्लोरिटारियत। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मार्क्स कहता है कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा, एलियनेशन होगी, पोलराइजेशन होगी, पटक के मारेंगे हैव नॉट्स को और कम्युनिज्म आ जाएगी। तो मार्क्स कहता है कि स्ट्रैटिफिकेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, रेवोल्यूशन। क्या होगा, ध्यान दो मेरी बात पे, कॉन्सिक्वेंस की मतलब अंत में क्या होगा अगर स्ट्रैटिफिकेशन होगी समाज में। मार्क्स कहता है तब तक रेवोल्यूशन होता रहेगा, क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा। इसीलिए मार्क्स को कहते हैं कन्फ्लिक्ट। मार्क्स कहता है कि समाज में कन्फ्लिक्ट रहती है। तो हमने एक थ्योरी देख भी ली भाई इतनी जल्दी, वो कौन सी थी, मार्क्सिस्ट थ्योरी। अगर आएगी ना तो बस इतना ही लिखना है भाई, यही लिखना है सेम चीज़।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप ध्यान से देखोगे तो एक और है, इसको नियो मार्क्सिस्ट कहते हैं, डेरेनडॉर्फ। डेरेनडॉर्फ क्या कहता है कि आजकल की स्ट्रैटिफिकेशन ना बोर्जुआ प्लोरिटारियत वाली नहीं है। आज क्या है, एक है सबऑर्डिनेशन और एक है सुपर ऑर्डिनेशन की पावर है। ठीक है, मान लीजिए आप कहो कि भाई मेरे चाचा एमएलए हैं, तो तुम क्या हो गए, सुपर ऑर्डिनेट हो गए। मैं कहूँगा अरे भाई हमारे घर में तो कोई नहीं है, तो मैं क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट, है ना। तो ये कहते हैं कि पावर होना या पावर के साथ टच में रहना, जो रह पाएगा वो सुपर ऑर्डिनेट है, तो और वो बेसिकली समाज में ऊपर है। तो इनके हिसाब से हर चीज़ अब पावर के बेसिस पर है। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो है वो क्या हो चुका है, डिफ्यूज हो चुका है, कि अब कैपिटल जो है वो हर जगह फैल चुका है। ठीक है, कैपिटल डिकम्पोज हो चुका है, ये कहते हैं डिकम्पोज हो गया। इसका थोड़ा सा हम थोड़ा डिविएट हो जाएंगे, बट ठीक है। ये कहता है कि भाई पहले होता था कि एक बोर्जुआ ओनर होता था कंपनी का, लेकिन अब तो शेयर होल्डर होते हैं। मैं चाहूँ तो भाई मैं टीसीएस का शेयर होल्डर हो सकता हूँ 2 लाख रुपए डाल के, है ना। तो ये कहता है कैपिटल डिकम्पोज हो गया, लेकिन एक चीज़ डिकम्पोज नहीं हुई समाज में, वो है पावर। कि आज भी प्राइम मिनिस्टर ही सुपरस्टार है ना, आज भी पीएम है, और वो पीएम ही सुप्रीम कमांडर है हर चीज़ का। तो वैसे वो कह रहे हैं कि अगर आपके पीएम एमपी एमएलए के साथ लिंक है तो आप हायरार्की में ऊपर हो। तो इसलिए यहाँ पे ये कहता है कि सुपर ऑर्डिनेशन होगी या तो सबऑर्डिनेशन होगी, कि आप या तो किसी को जानते नहीं हो तो आपको तंग किया जाएगा, या तो आपके पास हर जगह की एक्सेस होगी। तो इसलिए कहते हैं कि जिसका पॉलिटिकल क्लास में लिंक होगा वो ऊपर रहेगा। ये है थियरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ये एक्स्ट्रा है, आपको मार्क्स का याद रखना है। ठीक है, चलिए अब मार्क्स ने क्या कहा था। मार्क्स ने एक चीज़ कही थी कि भाई क्या होगा, मार्क्स ने कहा था कि एक बोर्जुआ होगा, जिसको कि उसने हैव कहा था। बोर्जुआ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है ओनर, ठीक है, जो अपर रिच, ठीक है। और एक प्लोरिटारियत होगा, ये भी जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बेसिकली अ वर्कर, ठीक है, लोअर क्लास। अब मार्क्स की थ्योरी को चैलेंज कौन करता है, मार्क्स की थ्योरी को चैलेंज करते हैं वेबर भाई साहब। वेबर भाई साहब कहते हैं नहीं, आज के समय में क्या हो रहा है, एक बोर्जुआ तो है जैसे कि अनिल अंबानी, लेकिन इसी के साथ साथ एक वाइट कॉलर वर्कर भी है। वाइट कॉलर वर्कर का एग्जांपल हम ले सकते हैं सुंदर पिचाई, जो कि गूगल का सीईओ है। सत्या सत्या नडेला है ना, जो कि शायद माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है ना। इन इसी के साथ साथ हम देखें तो वी कैन टॉक अबाउट सैम ऑल्टमैन, जो कि ओपन एआई का चैट जीपीटी का सीईओ है ना। और बोर्जुआ एग्जांपल इन तो इलॉन मस्क। ये सारे बोर्जुआ कौन है, जिसके पास प्रॉपर्टी है। वाइट कॉलर वर्कर कौन है, जिसके पास दिमाग है। और ये क्या करता है, ये बोर्जुआ की चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है, तो जो भाई गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई है, ठीक है, लेकिन उसका ओनर नहीं है ना, इसलिए वो वाइट कॉलर वर्कर है। इसके बाद कौन आ जाएंगे, पेटी बोर्जुआ। पेटी बोर्जुआ में कौन आ जाएंगे, पेटी बोर्जुआ में आ जाएंगे, मान लो कि मेरा ही चैनल, मान लो कि कल मैं इस चैनल को मोनेटाइज कर देता हूँ, और ये जो कोर्सेज हैं इनको मैं पे कर देता हूँ, और मैं महीने के या साल के, मान लो कि ज़्यादा अमाउंट लिखते हैं, मान लो कि मैं साल का 1 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ यूट्यूब से, जो कि नहीं होने वाला है कभी, है ना। मान लो कि मैं साल का 1 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ, तो मैं हो जाऊंगा पेटी बोर्जुआ। समझ में आया कि भाई मैं इनसे तो नीचे हूँ ना, लेकिन मैं पैसे अच्छे कमा रहा हूँ, तो मैं हो गया पेटी बोर्जुआ। और मेरे नीचे कुछ कुछ लोग काम करेंगे, मान लो कि वॉचमैन हो गया या कोई हो गया, तो वो हो जाएंगे मैनुअल वर्कर, ऐसे करके। तो ये कहता है कि ये जो मार्क्स मामा कह रहे थे, है ना, जो मार्क्स मामा कह रहे थे कि समाज के अंदर क्या होंगे, एक होगा बोर्जुआ, एक होगा प्लोरिटारियत, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, इनके बीच में पोलराइजेशन हो जाएगी कि बोर्जुआ 1%, प्लोरिटारियत बाकी सारा देश। और इनसे क्या हो जाएगा, इनके बीच में पोलराइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी लड़ाई हो जाएगी और रेवोल्यूशन हो जाएगा। वेबर कहता है धत, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वेबर कहता है कि भाई एक नई क्लास, वेबर कहता है कि एक नई क्लास इमर्ज हो रही है। क्या हो रहा है, एक नई क्लास इमर्ज हो रही है। वो नई क्लास कौन सी है, मार्क्स कहता था कि, वेबर कहता है बोर्जुआ प्लोरिटारियत है, इनके बीच में नई क्लासेस इमर्ज हो रही हैं। तो नई क्लासेस कौन सी हैं, एक है वाइट कॉलर वर्कर और एक है पेटी बोर्जुआ, ठीक है। एक है वाइट कॉलर वर्कर और एक है पेटी बोर्जुआ। पेटी बोर्जुआ मतलब ही इज, मतलब वो बिजनेस करता है बोर्जुआ की तरह, लेकिन छोटे लेवल पे करता है, ठीक है। जैसे अभी अलग पांडे सर है ना, जो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बोर्जुआ। अब मान लो मेरा कल एक प्लेटफॉर्म बने तो मैं हो जाऊंगा पेटी बोर्जुआ, ऐसे करके, ठीक है। तो अब समझ आया। तो ये कहते हैं कि भाई बोर्जुआ है, वर्किंग वाइट कॉलर वर्कर है, और पेटी बोर्जुआ है। इनकी वजह से, वाइट कॉलर वर्कर और पेटी बोर्जुआ की वजह से, प्लोरिटारियत कभी रेवोल्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि हर एक वर्कर चाहेगा कि वो कभी पेटी बोर्जुआ बने, या फिर वो उसका बच्चा वाइट कॉलर वर्कर बने, कि वो भी ब्यूरोक्रेसी आईएएस वाईएएस बने। तो इसलिए कभी भी रेवोल्यूशन नहीं होगा। वेबर कहता है
कि वेबर वेबर ये कहता है कि रेवोल्यूशन इज वन वेबर कहता है कि हो सकता है बट इट इज़ अ डिस्टेंट रियलिटी, कि वेबर कहता है कि होगा लेकिन इट इज़ जस्ट वन ऑफ द ऑप्शन, एंड वेबर कहता है कि रेवोल्यूशन इज़ अ डिस्टेंट रियलिटी, कि ऐसा ठेंगा दिखा रहा है मार्क्स को कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हमने क्या देखा, हमने थियरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में मार्क्सिस्ट स्ट्रैटिफिकेशन देखी, हमने वेबेरियन स्ट्रैटिफिकेशन देखी जहाँ पे 4 क्लासेस हैं, बोर्जुआ, वाइट कॉलर बोर्जुआ, पेटी बोर्जुआ एंड मैनुअल वर्कर, जिसको कि आप प्रोलेटारिएट भी लिख सकते हो। तो हमने वेबेरियन थ्योरी भी देख ली। अब हम चलते हैं इस तरफ, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरीज। इनके अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे हैं, तो इनको धीरे धीरे करना है। यहाँ पे देखो, फंक्शनलिस्ट, फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं, फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि सब चंगा सी, फंक्शनलिस्ट ये कहते हैं कि समाज में हर हर चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसका एक फंक्शन है, इसलिए वो एग्जिस्ट करती है। जिस दिन उसका कोई फंक्शन नहीं होगा वो चली जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका, सती, ठीक है, सती, सती का उस समय एक फंक्शन था, इसलिए सती चल रही थी। जब अब सती का फंक्शन नहीं है तो सती चली गई। इन द सेम वे अगर आप ध्यान से देखोगे तो डाउरी है ना, अगर मैं डाउरी की बात करूं, यूरोप में डाउरी थी, यूरोप में डाउरी थी, लेकिन आज उसका फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फीमेल को डाउरी की जरूरत ही नहीं है, विमेन खुद काम करती है और वो जिस भी घर में जाएगी वहां पे पैसा लेके आएगी, वहां पे औरतें काम करती हैं, इसलिए डाउरी लेना बेवकूफ़ी सी लगती है। तो इसलिए अब यूरोप में डाउरी नहीं चलती। सती का एग्जाम्पल मत लिखना, अब डाउरी का एग्जाम्पल लिखना, कि वेस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड में विमेन पहले डोमेस्टिकेटेड थी तो वो डाउरी लेके आती थी, लेकिन अब क्योंकि विमेन काम करती है तो इसलिए डाउरी जो है वो डिसफंक्शनल हो गया, इसलिए वहाँ पे जो डाउरी है वो जा चुकी है। तो ऐसे फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि हर वो चीज़ जो समाज में है वो क्यों है, क्योंकि वो एक फंक्शन सर्व करती है। इसके अंदर हम जो सबसे पहले फंक्शनलिस्ट देखेंगे वो है टैलकट पार्सन। यूपीएससी बहुत नोटोरियस है, यूपीएससी सीधा बोलेगी एक्सप्लेन द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी ऑफ टैलकट पार्सन। तो आपको आपको उसका मन जीतना है। कैसे जीतोगे? आपको शब्द पता होने चाहिए। मैं तो आपको कहूँगा ना भाई, टैलकट पार्सन का अगर कोई शब्द आएगा तो बस ये वर्ड याद कर लो, वैल्यू कंसेंसस। बस सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरे के पूरे सोशोलॉजी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक टैलकट पार्सन लगता है। कहीं पे भी लिख सकते हो तुम वैल्यू कंसेंसस। मैं तो मसीहा है भाई टैलकट पार्सन यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, हर जगह आएगा, सिंपल सी बात कह के चला जाएगा। टैलकट पार्सन क्या कहता है कि समाज के अंदर एक वैल्यू कंसेंसस होती है, समाज ये डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वैल्यू कंसेंसस बैठ गई। समाज कहता है फिर उसके बाद कि वो नॉर्म्स बनाएगा जिससे कि समाज में कन्फॉर्मिटी आएगी, कि हर किसी को ये फॉलो करना है। अगर तू नॉर्म्स को फॉलो करेगा तुझे रिवॉर्ड दिया जाएगा। रिवॉर्ड में क्या मिल सकता है तुझे? रिवॉर्ड में तुझे हायर स्टेटस दे देंगे, तेरे काम को रिकॉग्निशन मिल जाएगी, तेरे को प्रेस्टीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है बेसिकली कि स्टेटस अच्छा हो जाएगा, तेरा रोल अच्छा हो जाएगा, तेरे को प्रेस्टीज अच्छी मिल जाएगी। और ये टेल फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि ये यूनिवर्सल चीज़ है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक वैल्यू कंसेंसस बनी समाज के अंदर, एक वैल्यू कंसेंसस समाज के अंदर बनी कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो उसकी प्रेफरेंस रहेगी। अब आपने उसको कंफर्म करा और आपने आईएएस निकाला, है ना, ये आपने एक आईएएस निकाला, तो आपको रिवॉर्ड में समाज क्या देगा? इज्जत, है ना, आपको समाज रिवॉर्ड में क्या देगा? रिकॉग्निशन। ठीक है, आपको एक रोल भी देगा, वो रोल क्या होगा? आपको डीएम बनाएगा, है ना, सामाजिक, अरे ब्यूरोक्रेसी भी तो समाज का पार्ट है ना, तो सरकार भी समाज का पार्ट है, तो सरकार आपको रोल दे देगी या समाज आपको रोल देगा, किसका? एक डीएम का। और डीएम का रोल कैसा होता है? डीएम का रोल होता है इम्पोर्टेंट। तो इसलिए समाज आपको क्या करेगा? रिकॉग्निशन भी देगा, हायर स्टेटस भी देगा और ग्रेटर रोल भी देगा। क्यों? क्योंकि आपने वैल्यू कंसेंसस जो समाज में बनी थी उसके साथ कंफर्म किया है। ये चीज़ लिखनी है जब टैलकट पार्सन की थ्योरी आएगी। आप डीएम का एग्जाम्पल लिख दो, बट मैं कहूँगा कि भाई अच्छा नहीं लगता है ना वाले से लिखना। आप कोई भी लिख देना, आर्मी वार्मी का एग्जाम्पल लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब टैलकट पार्सन से लोग कहते हैं कि भैया एक बात बताओ, अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसे मान लो कि जो एक पंडित है ना, मंदिर का जो पंडित है उसकी इज्जत बहुत है, ठीक है, हर कोई पंडित बनना चाहेगा, दौड़ दौड़ के पंडित बनेगा, है ना। ये कहते हैं कि तो ऐसे तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगी, हर कोई जब पंडित बनेगा वो हर कोई कहेगा नहीं मैं बनूंगा मैं बनूंगा मैं बनूंगा। तो पार्सन कहता है ऐसा नहीं होता। पार्सन कहता है कि जो लोग होते हैं ना वो अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि भाई मुझसे ये होगा, मुझसे ये नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आई हैव अ फ्रेंड, ही सेड दैट आई वांट टू अपीयर फॉर यूपीएसआई, जो कि है उत्तर प्रदेश का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, और मैं कर रहा हूँ यूपीएससी।
एंड ही गॉट मोर परसेंटेज देन मी इन 12th। मैंने उससे पूछा यूपीएससी क्यों नहीं कर रहा? वो कहता है वो अपनी औकात से बाहर है ना। एंड आई एम लाइक कि भाई मैं तो यही करूँगा, अपने को तो यही आता है ना। ही क्लियर्ड यूपीएसआई एंड ही इज़ इन द सर्विसेज, है ना। बट अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने आपका अपने आप को इवैल्यूएट किया, है ना। उसने अपने आप को इवैल्यूएट किया और उसने एक रोल अपने लिए निर्धारित करा और उसने वो पा लिया। और जब उसका यूपीएसआई हुआ तो पूरे गांव के अंदर मतलब ऐसा हो गया था कि रात तक आतिशबाजी हुई। अब वो ऐसे वो गाने वाला है ना, दरोगा जी वाला, उसके रील वील डालता है। मैं कहता हूँ मेरा बढ़िया है भाई, मैं टीचर ही मस्त हूँ, रील वील नहीं डालनी मेरे को, है ना। तो ऐसे करके आपको समझ में आया कि मेरे दोस्त और मेरे में क्या डिफरेंस आया। कि हमने जब हमारी सेल्फ इवैल्यूएशन करी, मुझे लगा मैं यूपीएससी निकाल सकता हूँ, उसे लगा कि उसकी हैसियत सिर्फ यूपीएसआई निकालने की है, इसके ऊपर जो यूपीपीएससी हो गया या यूपीएससी हो गया वो नहीं निकाल सकता। तो इसलिए पार्सन कहता है क्योंकि हम अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करते रहते हैं, तो इसलिए क्या होता है उस हिसाब से हम रोल लेते हैं। तो इसलिए लोग जो होते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की, क्योंकि वो अपने मर्जी का रोल कर रहे हैं, कि उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं दे रहा, वो अपनी मर्जी का रोल कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, ड्रीम बिग, है ना। जैसे मतलब उसने एक बात कही थी मेरे दोस्त ने, पहले यूपीएसआई निकालूंगा, फिर यूपीपीएससी और फिर यूपीएससी। मेरा ऐसा था, मैं उसको बोल रहा था यूपीएससी नहीं हुआ तो यूपीपीएससी कर लूंगा, वो नहीं होगा तो फिर यूपीएसआई कर लूंगा। या तो यूपीएसआई तो नहीं करूंगा, मतलब मैं टीचर वीचर बन जाऊंगा, है ना। तो आप देख रहे हो ना कि मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, वो नीचे से ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम दोनों के अपने आप को इवैल्यूएट करने के मापदंड अलग हैं। तो इसी को कहते हैं पार्सन की थियरी। तो वहां पर क्या होगा भाई, ये शब्द ऐसे, मतलब ऐसे करके, मतलब इसको ऐसे याद कर लो कि पार्सन की पिक्चर देख रहे हो वीसीआर में। वीसीआर, ठीक है। वीसीआर पुराने ज़माने में वीडियो मूवी देखने के तरीके होते थे। वीसीआर में आप क्या देख रहे हो? पार्सन की मूवी। वैल्यू कंसेंसस होगी, वैल्यू कंसेंसस के साथ जो कन्फॉर्म करेगा, कन्फॉर्मिटी रहेगी तो रिवॉर्ड मिलेगा। अब इंसान जो है वो कन्फ्लिक्ट में क्यों नहीं आते? क्योंकि वो खुद को ही इवैल्यूएट करके अपने रोल को डिसाइड कर रहे हैं। इसकी वो क्या है, लिमिटेशन क्या है? ये कहते हैं कि भाई इंडियन सोसाइटी में देखो, है ना, इंडियन सोसाइटी में देखो तो कास्ट की डिसेबिलिटीज़ है ना। बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो कि लोअर कास्ट वाले नहीं ले सकते, या फिर उनके पास उतनी वो नहीं है। तो इसलिए ये कहते हैं कि हाँ, पार्सन की थ्योरी ठीक है, बट वो अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटी में अच्छी लगती है। आपको याद है ना, हमने देखा था एस्क्राइब्ड स्टेटस वर्सेस अचीव्ड स्टेटस पैटर्न वेरिएबल में, याद आया, है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ट्रेडिशनल सोसाइटी में नहीं लगता, मॉडर्न सोसाइटी में लगता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कह रहे हैं सोसाइटी में चैलेंज वैल्यू कंसेंसस, जैसे कि नक्सलिज्म, है ना। नक्सलिज्म जो है वो क्या कहती है कि हमको डेमोक्रेटिक इंडिया नहीं चाहिए, हमको कम्युनिस्ट इंडिया चाहिए। तो हमारा जो कंसेंसस है किस चीज़ के लिए, वैल्यू कंसेंसस है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो उसी को चैलेंज कर रहे हैं। पार्सन इसके बारे में कुछ बोलता नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये कहते हैं कि एससी में बी डिवाइसिव, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाँ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ना, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, लोग उसके खिलाफ हो जाएं, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ, है ना। ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थी, जहाँ पे ऊपर कौन थे? नोबल थे, फिर ऊपर क्लर्जी थी, फिर नोबल थे और कॉमनर थे। ये डिवाइसिव नेचर की हो सकती है और उसके खिलाफ लोग जो है वो अपीवल कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट को बेसिकली ये कहते हैं कि समाज के अंदर हर कोई खुश है, जो समाज के अंदर स्ट्रक्चर में जो स्ट्राटा की डिवीजन हमने करी है ना, उससे हर कोई खुश है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नहीं, नक्सलिस्ट कहाँ खुश है? फ्रेंच सोसाइटी खुश नहीं थी, इसलिए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, है ना। ऐसे करके हम लिख रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि मॉडर्न सोसाइटी में तो लग जाएगा, ट्रेडिशनल सोसाइटी में अच्छी बात नहीं होती। जैसे जब जब अम्बेडकर जी पढ़ाई कर रहे थे तो वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में थे, है ना। तो उनको तो नहीं मिल रहा था, तो ही वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट। तो ऐसे करके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। चलिए, ये हो गई एक थ्योरी। मैं कह रहा हूँ ना कि ये देखो, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरीज हम देख रहे हैं, उसके अंदर हमने एक थ्योरी देख ली जो कि किसकी थी? जो कि थी पार्सन्स की, ठीक है। एक थ्योरी देखी है बस। अब हम अगली थ्योरी देख रहे हैं जो कि किसकी है? डेविस एंड मूरे की। भाई अगर आप मुझसे पूछो ना, मेरी फेवरेट थ्योरी है भाई। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि समाज के अंदर अलग अलग लेवल पे ये लोग क्या कहते हैं कि समाज के अंदर ना अलग अलग लेवल पे रिवॉर्ड्स हैं। मतलब ये कहते हैं कि समाज में ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रैटास के अंदर रोल्स हैं, ठीक है। ये रोल्स हैं समाज के अंदर, और यहाँ पे रिवॉर्ड हाई होगा, आर एच लिख देता हूँ, हाई रिवॉर्डिंग जॉब्स हैं, और ये लो रिवॉर्डिंग जॉब्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? रिवॉर्ड हाई, कहीं साफ जगह पे बनाते हैं भाई ये थियरी को।
अच्छा यहीं पे बना लेते हैं, छोटी कर देते हैं। ये क्या कहते हैं डेविस एंड मूरे की, ये क्या है, ये भी कौन सी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी है। यूपीएससी के पीवाईक्यू में इसलिए यहाँ पर है, ध्यान से सुनना। ये कहते हैं कि समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे रोल हैं। समझ रहे हो, रोल का मतलब समझते हो ना, कि रोल का मतलब होगा कि मान लो एक पॉलिटिशियन का एक रोल है ना। इसी के साथ साथ एक मान लो कि एक वर्कर का एक रोल है, फिर उसके बाद एक टीचर का एक रोल है, फादर का एक रोल है, मदर का एक रोल है ना। मतलब बहुत सारी ऑक्यूपेशंस हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये ऑक्यूपेशन के अंदर हाई स्टेटस है और ये हाई इम्पोर्टेंस वाली है, ठीक है। और यहाँ पे हाई रिवॉर्ड भी है, कि मतलब पैसा भी ज़्यादा है। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लो स्टेटस है, फिर उसके के साथ साथ लो लो इनकम भी है और लो रिवॉर्डिंग भी है। अब ये कहता है डेविस एंड मूरे, वो ये कहते हैं कि ये जो पोस्ट है ना, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है समाज के अंदर, जो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है ना, ये जानी चाहिए सबसे टैलेंटेड आदमी के पास, सबसे टैलेंटेड आदमी के पास समाज के अंदर। और इसीलिए क्या होता है कि समाज क्योंकि चाहता है कि सबसे टैलेंटेड आदमी जो है वो यहाँ पर आए, इसलिए इस पोजीशन के अंदर क्या होगा, हाई रिवॉर्ड होगा, हाई रिवॉर्ड। और ये रिवॉर्ड क्यों दिया जाएगा, क्योंकि ये टैलेंट डेवलप करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे अब मैं तो हमेशा इसको आईएएस के एग्जाम्पल से समझता हूँ, और मेरे लिए ये काफ़ी मोटिवेटिंग थी जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, कि समाज के अंदर जो हाई स्टेटस, हाई इनकम और हाई प्रायोरिटी वाले जो हाई रिवॉर्डिंग रोल्स होते हैं, अगर आपको उन तक पहुंचना है तो डेविस एंड मूरे कहते हैं कि वहां पे आपके पास टैलेंट होना चाहिए। और उस टैलेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाले सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे कि मेरे को ये नौकरियां मिल सकती हैं लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। तो डेविस एंड मूरे कहते हैं कि समाज इसलिए इनको हाई रिवॉर्ड रखता है, ताकि इंडिविजुअल्स को वो मोटिवेट कर सके सेक्रीफाइस करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स, कि यहाँ पे लो रिवॉर्ड है, यहाँ पे हाई रिवॉर्ड है। नेसेसरी सैक्रिफाइस की ज़रूरत है, आईएएस तक पहुँचना है तो हर किसी को 1.5-2 साल पढ़ाई करनी होगी। मेरे को तो नहीं मिला कोई जो कहता है मैं तो 2 महीने में पढ़ के बन गया, है ना। टू सिक्योर पोजिशन ऑफ हाई इंपॉर्टेंस, है ना, दैट इज़ वाई वी गिव देम हाई रिवॉर्ड। इन द सेम वे टैलेंट इज स्कार्स, तो इसलिए टैलेंटेड आदमी को मोटिवेट करने के लिए ये किया जाता है। समझ में आया? चलिए, तो मैं फिर से समझा दूं कि ये कहते हैं कि भाई हाई रिवॉर्डिंग जॉब्स को सबसे टैलेंटेड आदमी को देना है, समाज का ये काम होता है। तो समाज क्या करता है, हाई रिवॉर्डिंग जॉब्स के अंदर जो नेसेसरी सैक्रिफाइस चाहिए उसको मोटिवेट करने के लिए समाज में हर एक पोस्ट जो है वहाँ पे एक डिफरेंशियल स्टेटस है, एक डिफरेंशियल रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड क्या है भाई, मॉनेटरी रिवॉर्ड, सोशल के अंदर स्टेटस का रिवॉर्ड, और इसी के साथ साथ पावर का भी रिवॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे डेविस एंड मूरे की थ्योरी देख के मैं तो उस समय बहुत मोटिवेट हो गया था, और अभी भी हो गया था। मतलब एग्जाम में ये आती है तो मैं तो लिखता हूँ भाई, है ना, और प्रॉपर एग्जाम्पल्स दे के लिखता हूँ। मेरी फेवरेट थ्योरी है ये। अब इनको क्रिटिसाइज करता है एम एम ट्यूमिन, ठीक है। एम एम ट्यूमिन ये कहता है तू कैसे बताएगा कि कौन सा रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ विल यू टेल। मतलब ये बेसिकली क्या होगा ना, एम एम ट्यूमिन डेविस एंड मूरे को लेटर लिखेंगे, डेविस एंड मूरे एम एम ट्यूमिन को लेटर लिखेंगे, और बाद में ये लेटर्स पब्लिक हो जाते हैं। एम एम ट्यूमिन कहता है तू कैसे बताएगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वो एग्जाम्पल मतलब कौन सा रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है वो रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे बहुत लोग डिपेंडेंट है, जैसे आईएएस है ना, तो मान लो तुम आईएएस हो तो तुम किसी का भी काम करवा सकते हो, है ना। तो इसलिए ये कहता है कि आईएएस का जो रोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं पे मान लो कि तुम कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड हो, तो तुम्हारे से किसी को क्या ही काम पड़ेगा, कोई काम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए तुम्हारा रोल जो है वो कम इम्पोर्टेंट है और आईएएस का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? चलिए, तो ये कहता है कि जितने लोग आप पे डिपेंडेंट है उतना इम्पोर्टेंट आपका रोल होगा, ठीक है। चलिए, हाउ टू जज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रोल, सी हाउ मेनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यू। इसके बाद एम एम ट्यूमिन कहता है सोसाइटी डज नॉट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो एम एम ट्यूमिन कहता है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती। तो डेविस एंड मूरे कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज़ जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। इन द सेम वे एम एम ट्यूमिन कहता है कि तूने कोई मैकेनिज्म तो दिया नहीं, तो टैलेंट को कैसे मेजर करेगा। इसके बाद इसने बोलना ही बंद कर दिया, डेविस एंड मूरे ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। इन द सेम वे ये कहते हैं कि एलीट की सेल्फ रिक्रूटमेंट होती है समाज में। इसका मतलब क्या होगा, अगर देखा जाए तो ये बात सही भी है। अगर आप देखोगे ना तो जो एलीट फैमिलीज़ हैं इंडिया के अंदर भी, एलीट कौन से होंगे, इकोनॉमी में अल्ट्रा रिच, पॉलिटी में अल्ट्रा पावरफुल, एंड कल्चर में जिनके जो कि अल्ट्रा अल्ट्रा जिनके पास कल्चर होगा।
तो ये कहते हैं कि ये अपने बंदों को ही जॉब पे रख लेते हैं, कि जो आज भी समाज के जो टॉप वाले जो जॉब्स हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वहाँ पे सेल्फ रिक्रूटमेंट होती है। कभी सुना है कि कोई आदमी इंडिया के अंदर लोअर लेवल से हायर लेवल तक पहुंचा और कंपनी का सीईओ बन गया? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। सीईओ यूजुअली फाउंडर ही बनता है, या तो उसका बेटा बनेगा, ऐसे ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एलीट जो होते हैं वो अपने आप को रिक्रूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाई रिवॉर्डिंग जॉब जो थे वहाँ पे, तो जो बाकी लोग ट्राई भी कर रहे हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एलीट तो अपने बेटी बच्चे को बिठा देगा वहाँ पे, है ना। वैसे इंडिया के अंदर कहते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ना। जिस अरे, जो फाइल थी वो क्रैश हो गई, बट इट इज़ ओके। अब वापस फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एलीट सेल्फ रिक्रूटमेंट होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एलीट सेल्फ रिक्रूटमेंट होती है पॉलिटिकल पार्टीज में। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठाओ, आप देखोगे कि उस पॉलिटिकल पार्टी का हेड जो है ना, जो हेड है वो वही वो एक बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी का जो फाउंडर था ना, उसी का बेटा आगे हेड बना हुआ है। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे कि डेविस एंड मूरे की थ्योरी हमारी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं लगती, है ना। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि मैं बंदा कितना भी मेहनत कर ले पॉलिटिकल पार्टी का हेड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलीट की सेल्फ रिक्रूटमेंट है, कि जो एलीट्स हैं ना, जैसे उनके पापा जिन्होंने पार्टी स्टार्ट करी वो एलीट थे, उन्होंने सेल्फ रिक्रूट कर दिया अपने बेटे को आगे, है ना। तो इसीलिए जो एम एन ट्यूमिन है वो कहता है कि ये जो थियरी है ये यूनिवर्सल नहीं है, ये हर जगह पे नहीं लगती। समझ में आया? चलिए, तो एलीट की सेल्फ रिक्रूटमेंट होती है। एलीट हमेशा अपनी कॉरपोरेशंस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने ही जान पहचान के लोगों को टॉप लेवल पे रिक्रूट करता है, और लोअर लेवल पे जो नॉर्मल हमारे जैसे लोग होते हैं ये रिक्रूट होते हैं। इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, उलरिच बेक की थियरी है। उलरिच बेक की थियरी का नाम क्या है? रिस्क सोसाइटी। अब यहाँ पे हमने भाई ये कर लिया, है ना। हमने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये वाला तो ऑफ कोर्स पूरा का पूरा हमने कर लिया। हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थियरी भी देखी, मार्क्सिस्ट भी देखी, वेबेरियन भी देखी। अब यूपीएससी ना उसका मन करता है कि एस्पिरेंट को तंग करे, तो आपको ऐसे बोलेगी एक्सप्लेन उलरिच बेक्स रिस्क बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन। गया, तो आपको थोड़ा तो याद करना पड़ेगा ना। तो उलरिच बेक ये कहता है कि क्लासेस आर फॉर्म्ड बेस्ड अपॉन द रिस्क पोजीशन। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनको कितना रिस्क है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इंटरनल सिक्योरिटी को भी देखना है, उनको डिफेंस के बारे में भी डिसीजन लेने हैं, भाई उनको पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी देखनी है। पता चला पार्लियामेंट में मेजोरिटी लूज कर दी, उनको देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी देखनी है, उनको देश की एनर्जी सिक्योरिटी भी देखनी है, उनको देश की फॉरेन पॉलिसी भी देखनी है। कितना काम है। इसलिए सबसे रिस्की जॉब किसका है? प्राइम मिनिस्टर का है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ किसके सील के बाद हुआ? प्राइम मिनिस्टर के। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी सोसाइटीज़ में जो ऐसे लीडरशिप वाले पोजीशंस होंगे ये ऊपर होंगे। इसके बाद अगली लीडरशिप किसके पास है? आर्मी के पास, है ना। आर्मी के पास है, तो इसलिए आर्मी आएगी। इसके बाद ये कहते हैं नेक्स्ट हमारी इकोनॉमिक लीडरशिप होगी, और उसके बाद हमारे कॉमनर्स होंगे जिनको बस एक ही चीज़ चाहिए, जॉब सिक्योरिटी। इनको क्या देखना होगा? इनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, इनको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखनी पड़ेगी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। करेंट जो करेंसी स्टेबिलिटी है उसको देखना पड़ेगा। तो ऐसे करके ये कहते हैं कि पीएम, आर्मी, बिजनेस एंड कॉमनर्स, कि जिसकी जिंदगी जितने रिस्क पर है वो उतना ऊंचा होगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। रिस्क बेस्ड सोसाइटी, रिस्क बेस्ड सर्टिफिकेशन, जितना रिस्की तेरा काम उतना ज़्यादा तेरी इज्जत। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल लिखना, है ना, आप इसमें एग्जाम्पल लिखना, फायर फाइटर इन यूएसए आर मोर। फायर फाइटर जो हैं उनकी ज़्यादा इज्जत है अमेरिका में एज कंपेयर टू अ रिच बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि जब सारी दुनिया वहाँ से भागती है तो फायर फाइटर आग में कूद के आपकी जान बचाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे फायर फाइटर की बहुत इज्जत है। दैट इज़ वाई 70% ऑफ फायर फाइटर्स इन यूएसए आर वॉलेंटरी। क्यों? क्योंकि उससे उनका स्टेटस हाई होता है कि मैं फायर फाइटर हूँ भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सोसाइटी विच इज़ इंक्रीजिंगली प्री ऑक्यूपाइड विद फ्यूचर रिस्क एंड मिटिगेशन। तो ये बेसिकली हो गया उसका डेफिनेशन। रिस्क सोसाइटी क्या होती है? वो सोसाइटी जो हमेशा सोचती रहती है कि फ्यूचर में क्या रिस्क आ सकते हैं और हम उसे कैसे मिटिगेट करें। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम सोच रहे हैं, है ना। हम साइबर फ्रॉड्स के बारे में सोच रहे हैं कि जो हमारे ट्रेड के चौक पॉइंट्स हैं उनकी सर्वेलेंस कर रहे हैं। जैसे यूएसए, है ना। यूएसए क्यों है इंडियन ओशन में? उसको क्या काम है? क्योंकि उसको लगता है कि जो यहाँ से यूएसए के गुड्स जा रहे हैं उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, तो वो हमेशा रेडार ऑन करके बैठे रहते हैं। तो दे आर इंक्रीजिंगली प्री ऑक्यूपाइड विथ फ्यूचर पॉसिबल रिस्क एंड देयर मिटिगेशन। ठीक है, इसके बाद डब्ल्यू एल वॉलनरस्टीन है।
ये रेप्यूटेशनल अप्रोच लेकर आते हैं। इसमें ये क्या कहते हैं, मान लीजिए कि आप सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, तो ये एक बंदे को पकड़ेंगे जिसको इन्फॉर्मेंट कहते हैं, वो बोलेंगे इसको देख के बता इसकी क्या क्लास होगी। और इन्होंने ऐसे 6 क्लासेस बनाई हुई हैं कि मतलब ऐसे अपर क्लास होगा या मिडिल क्लास होगा या लोअर, मतलब लोअर क्लास होगा। और इसके अंदर मतलब ऐसे कि ऐसे दो दो बना देगा ना, तो 6 हो गई। तो ऐसे करके इसने 6 क्लासेस बनाई हुई हैं और वो पूछता है इन्फॉर्मेंट से कि तुझे क्या लगता है ये कौन सी क्लास में होगा। तो देख रहे हो ऐसी अजीब अजीब से, मैं कह रहा हूँ ना, सोशोलॉजिस्ट का थोड़ा सा ऊपर वाला हिला रहता है। उसका ऐसा होता है कि मैं कुछ इनोवेट करूँ, और इनोवेशन करने में मतलब कुछ भी करते हैं। तो रेपुटेशनल अप्रोच जो है वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। इसमें आप क्या करते हो, एक आदमी जो सड़क पे जा रहा है ना, उसको एक इन्फॉर्मेंट, एक रैंडम आदमी को दिखाते हो जो उसे नहीं जानता, और उससे पूछते हो कि भाई बताओ ये कौन सी क्लास का होगा, इसकी क्लास कौन सी होगी। बेस्ड अपॉन द 6 क्लासेस जो उसके सामने है, वो कहते हैं इसको मार्क करो। जो मेजोरिटी आपको क्लास देगी वो आपकी क्लास हो जाएगी। ठीक है, देख रहे हो कोई सेंस है इस बात की? नहीं है, लेकिन यही है WL वॉलनर स्टीन की 6 क्लासेस की रेप्यूटेशनल अप्रोच। ठीक है, चलिए, तो अब हमने क्या कर लिया, अब हमने यहाँ पे देख लिया है ये वाला पार्ट भाई, थियरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट देखे, मार्क्सिस्ट देखे, वेबेरियन देखे, हमने रिस्क वाली देखी, हमने रेप्यूटेशनल वाली देखी। रिस्क सोसाइटी किसकी थी, उलरिच बेक की। और रेप्यूटेशनल किसकी थी, WL वॉलनरस्टीन की। ये वाली देखो, ये वाली WL वॉलनरस्टीन। ठीक है, और हमने फंक्शनलिस्ट में दो देखी, टैलकट पार्सन की और डेविस एंड मूरे की। डेविस एंड मूरे को कौन क्रिटिसाइज करता है, MM ट्यूमिन, जिसमें कि एलीट सेल्फ रिक्रूटमेंट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको नहीं भूलना है। व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, जो कि ये वाला है, C वाला। ठीक है, तो हमने ये सारी की सारी कवर कर दी। अगले वीडियो में डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हम देखने